जिनमें से पहला क्वेश्चन है जो 121 नंबर पूछा है कि जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा हो जाएगा। तो इसमें से हो जाएगी दिल्ली, जो आपकी यूटी है, और ये प्रारंभ किया गया था प्रोग्राम 2008 में। ठीक है, तो ऐसा करने वाला पहला राज्य हो गया था आपका दिल्ली, तो इस वजह से ये क्वेश्चन बना था। क्वेश्चन नंबर 122 है कि कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के समय मृदा में निम्नलिखित में से कौन उत्पादित नहीं होगा। आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे, एक सेकंड अभी, यानी इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो इसमें से ऑक्सीजन है ना, वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मृदा से ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है। यूँ नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन तो आपके प्लांट्स देंगे जितने भी है, क्योंकि ये CO2 लेते हैं और हमें बदले में O2 देते हैं। तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है वो सभी मृदा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 123वां है, ये कह रहा है कि भारत का वैश्विक धरोहर स्थल जो एक अधिक राज्य में स्थित है, यानी एक से अधिक राज्य में स्थित है, तो इनमें से हो जाएगी भारत की माउंटेन रेलवे, जो ये क्वेश्चन पूछा गया था उस संदर्भ में, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, ये कह रहा है वनोन्मूलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस राज्य में गैसीय संघटक के स्तर में वृद्धि होती है। तो हम ये कहेंगे, अगर है देखो वन प्लस उन्मूलन, ये इसमें गुण संधि है, तो अगर वनों को आप नष्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो रहा है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है वातावरण में, क्योंकि CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं आपके प्लांट्स और बदले में हमें देते हैं O2। ठीक है, तो यही तो कह रहा था कि वायुमंडल गैसीय संघटक के स्तर में वृद्धि हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, CO2 की। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 125वां है कि निम्नलिखित में से एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविकीय संघटक के चुनिए हुए, यानी ये कि यहाँ पे देखेंगे ना, ये बायोटिक कंपोनेंट से लिख रहा है, यानी जो आपके जीवित से संबंधित है, यानी एक तो होते बायोटिक, एक होते हैं अबायोटिक, तो जैविकी की बात कर रहा है ये, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा प्लवक। प्लवक को कहते हैं हम प्लांक्टन्स, या इसे फाइटोप्लैंक्टन्स भी बोल सकते हैं, यूँ बोल सकते हैं, ये जलीय पादप होते हैं जो आपके समुद्र वगैरह या तालाब वगैरह में पाए जाते हैं, और इन्हें खाने वाले होते हैं, कौन होते हैं, जू प्लांटक, यानी जू और बाकी बात नाम यही हो जाएगा जू प्लांट। ये जब आप समुद्र की फूड चेन पढ़ेंगे ना, उसमें आता है। तो हालांकि ये कैसा होता है, जैविक ही होता है। बाकी क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और मृदा, ये अजैविक होते हैं, अबायोटिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है जो 126, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण कौन सा हो जाएगा। तो इसमें से हो जाएगा आपकी नाभिक की ऊर्जा, बाकी ज्वारीय, भूतापीय, सौर ऊर्जा, ये सभी हो जाएगी आपकी अपरंपरागत बोल सकते हैं। ये कन्वेंशनल है, तो ये हो जाएंगे फिर तीनों अनकन्वेंशनल। ठीक है, तो इसका तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, जो परंपरागत था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन है एक मुर्दा खोर नहीं है। तो इसमें से राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखो यहाँ पे स्क्वेंजर लिख रखा है, ये भी होते हैं जो आपके पृथ्वी को साफ करने वाले होते हैं, यानी जो एनिमल्स वगैरह जो मर जाते हैं, आप देखते होंगे 2-3-4 दिन बाद या हफ्ते भर में उनमें हड्डी रह जाती, तो यानी उसमें जो मसल थी, मांस था, वो सब खत्म कर देते हैं। ये यही होते हैं जो गिद्ध, केचुआ, दीमक, तभी तो इन्हें पृथ्वी को सफाई कर्मी कहते हैं इन्हें। ठीक है, तो जो मशरूम है ये आपकी बायोटिक है, यानी ये मतलब इससे संबंधित रही है स्क्वेंजर से, ये ध्यान रखो बस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 128 नंबर, घरों में जलायु लकड़ी के अपूर्ण दहन से एक जहरीली गैस निकलती है, एक्स उत्पादित होती है। सांस द्वारा खींचे जाने पर गैस एक्स रक्त में उपस्थित पदार्थ वाई से संयोजित हो जाती है और रक्त की गैस जेड से वहन क्षमता को कम कर देती है, यानी जो वहन करने की क्षमता होती है उसे कम कर देती है, जिससे श्वसन संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो एक्स वाई जेड क्या है, तो देखो ओवरऑल यही है कि आप जब ये कह रहा है कि जो अपूर्ण दहन का मतलब यही है कि यहाँ पे एक्स उत्पादित होती है, यानी आप अपूर्ण दहन करते हैं तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। फिर कह रहा है सांस द्वारा है खींचे जाने पर जो एक्स है वो रक्त में उपस्थित वाई से मिल जाती है। तो वाई से कौन मिलेगी, ये हीमोग्लोबिन होगी वाई, इससे जाके मिल जाती है। हालांकि एक चीज़ देखते होंगे, जो आपका हीमोग्लोबिन होता है ये रक्त भी होता है, तो ये ऑक्सीजन के 4 अणु से जुड़ा रहता है इस प्रकार। ठीक है, होता क्या है कि जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगी ना, तो इसके साथ ये मिल जाएगा, कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड है हीमोग्लोबिन के साथ। तो फिर इसमें कह रहा है आगे कि रक्त की गैस जेड को वहन करने की क्षमता को कम कर देती है, यानी ये कह रहा है कि इसमें जो आपकी ऑक्सीजन होगी उसकी वहन क्षमता, यानी ये कि इससे मिल नहीं पाएगी, तो इसकी वहन क्षमता कम हो जाएगी, यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी।
तो फिर ये एक्स बाई जेड क्या है, तो हम ये कहेंगे आपकी एक्स तो हो जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड, बाई हो जाएगी आपकी हीमोग्लोबिन, और आपकी जेड हो जाएगी वो हो जाएगी ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहला ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, इसमें भी दे रखा है और इसमें भी दे रखा है। फिर उसके बाद है हीमोग्लोबिन होगी बाई और जेड होगी ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं कि बंद कमरों में चिमटी वगैरह जो होती है ना, चिमनी वगैरह होती है, चिमटी तो नहीं चिमनी वगैरह होती है, तो उन्हें बंद कमरों में नहीं जला के सोना चाहिए। तो यही एग्जाम्पल पर बैठ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यानी जो भी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाएंगी, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी कर देंगी या ऑक्सीजन का परिवहन होने नहीं देती हैं। इसी वजह से यहाँ पे मृत्यु हो जाती है, यानी जब वायु नहीं पहुँचेगी तो निश्चित तौर से मृत्यु होना निश्चित है। क्वेश्चन नंबर 129 है, बायो मास के अवायवीय किण्वन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पादित होती है? तो फिर बायो गैस ही होगी इससे, तो बाकी ये गैस ऑयल प्राकृतिक गैस संपीड़ित प्राकृतिक गैस ये नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 130 है, ओजोन के संबंध में सही कदर का चयन कीजिएगा। पहला ऑप्शन है हमारे वायुमंडल में ओजोन है 7.8% होती है, तो ये तो कहना गलत है। सेकंड ऑप्शन है कि क्षौमंडल में उपस्थित ओजोन उत्तम ओजोन, ये भी गलत बात है। तीसरा है ओजोन है परावैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब यानी अवशोषित कर ऑक्सीजन निर्मित करती है, तो ये बात सही है। बाकी 4 नंबर ऑप्शन था ओजोन समताप मंडल में क्लोरो फ्लोरो कार्बन की मात्रा में वृद्धि करती है, ये भी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। जो आपकी अल्ट्रावायलेट किरणें होती है उन्हें एब्जॉर्ब करती है और उससे ऑक्सीजन का निर्माण करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। हमें सही पूछा था। नेक्स्ट है कि इनमें से एक से अधिक पौष्टिकता स्तर का सदस्य कौन सा होगा? तो इसमें मानव हो जाएगा, क्यों मानव है शाम को भी खा सकता है, टिड्डे को भी खा सकता है, और जो आपके प्लवक है इन्हें भी खा सकता है। ये सर्वाहारी होता है, यानी ये एक से अधिक पोषक स्तरों पर ये डिपेंड रह सकता है, यानी ये कह सकते हैं इन पर सभी को खा सकता है। टोटली बात ये है, तभी कह रहा है ना एक से अधिक पौष्टिकता स्तर का सदस्य होगा तो मानव होगा, यानी ये सभी को खा सकता है इस वजह से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो भौम जल स्तर को कम नहीं करता? तो ये बढ़ती बर्फबारी होगी, तो ये आपके जो भी भौम जल स्तर होता है उसे कम नहीं करेगा, उसे बढ़ाएगा ही। ठीक है, तो इसमें पूछा था कौन सा कम नहीं करता है, तो इसका मतलब है बढ़ती बर्फबारी है तो ये कम थोड़ी करेगी, ये तो बढ़ाएगी। तो इसी प्रकार का ये क्वेश्चन था। बाकी जो ऑप्शन थे ना, अपर्याप्त वर्षा है और नलकूपों की बढ़ती संख्या है या बढ़ता वनोन्मूलन है, तो ये तो कारण है, कारण नहीं होगा, वो होगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सबसे छोटी से सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य का सही क्रम बताइएगा। अगर आपको याद है तो मैं एक ट्रिक बता दूं, जैसे कि आप इसे पहचान सको। रेडियो, मिर्ची, आई, लव और यू, एक्स वाई का मतलब यहाँ लास्ट में गामा है। तो आप जानते हो गामा से इधर की साइड आएंगे ना, इधर की साइड, तब तो आपकी तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी, और जबकि आप रेडियो से अगर गामा की तरफ आएंगे तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये क्रम होता है। अब इसमें से जैसे रेडियो का मतलब रेडियो वेव हो जाएंगी, एम आई का मतलब हो जाएंगे माइक्रोवेव, आई से मतलब हो जाएगी इंफ्रारेड, और ये लव है ना इसमें वी आएगा तो इससे विजुअल हो जाएगी इधर से, और यू से अल्ट्रा वायलेट हो जाएंगी, एक्स से एक्स रे हो जाएंगी, बाई और सॉरी गामा से गामा रे हो जाएंगी। अब इसमें देख लीजिएगा, यानी हमें जाना है उल्टे क्रम में, इधर से आना है, यानी गामा से रेडियो की तरफ आना है। तो अब इसमें ऑप्शन देख लीजिएगा इसमें कौन से दे रखे हैं। जैसे विजुअल दे रखा है पहला, तो विजुअल से आएंगे तो फिर इंफ्रारेड आनी चाहिए या माइक्रोवेव आनी चाहिए। ठीक है, तो विजुअल के बाद है इसमें इंफ्रा दे रखी है, सही बात है। ठीक है, फिर उसके बाद अल्ट्रा दे रखी है, उल्टा दे रखा है, यानी मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, आपको समझ में नहीं आए तो, यानी रेडियो आर, माइक्रो, फिर इंफ्रा, फिर यहाँ पे विजुअल हो जाएगी वी आई कर दिए। ठीक है, फिर अल्ट्रा हो जाएगी, फिर एक्स हो जाएगी, और फिर ये गामा हो गई। यानी इधर की साइड आएंगे तो तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी, और इधर से इधर की तरफ जाएंगे तो ऊर्जा बढ़ेगी। तो आप तो एक देखिएगा, ये कह रहा था हमें सबसे छोटी से बड़ी की तरफ जाना है। सबसे छोटी कौन सी होगी तरंग दैर्घ्य, आप इसमें से छाट लीजिएगा। सबसे कम तरंग दैर्घ्य होगी गामा की, फिर उससे कम ये, तभी तो हम इधर की साइड आ रहे हैं। तो देखिएगा पहला करा विजुअल, तो विजुअल कौन सा वाला है, ये मेरा वी आई किया ना, ये वाला,
फिर विजुअल के बाद आएगा आई, तो इन्फ्रा है। फिर इन्फ्रा के बाद आएगा एम यानी माइक्रो, जबकि ये उल्टा क्रम ले गया था, होना चाहिए यू क्रम, और ये पहुँचेगा इस पे अल्ट्रा पे, तो ये तो होगा नहीं। सेकंड है अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट का मतलब ये हो गया। फिर उसके बाद विजुअल, ये भी बात सही है, ये इस पर आ गया। फिर उसके बाद है इन्फ्रा, तो यही सही है, यानी अल्ट्रा वायलेट, विजुअल और इन्फ्रारेड, ये तीनों की बात कही है यहाँ पे। और हमें यही पूछा था सबसे कम तरंग दैर्घ्य, हालांकि इसकी गामा की होगी, लेकिन हम क्रम में चलेंगे तो अल्ट्रा वायलेट की होंगी कम, और उससे ज़्यादा होंगी आपकी कह सकते हैं विजुअल की, और सबसे ज़्यादा होगी इन्फ्रा की। अगर तीनों का तुलना करें तब इसका ऑप्शन नंबर फिर 2 ही सही हो जाएगा। बाकी इसे उल्टा क्रम में भी लिख सकते थे, जैसे मैंने ये लिखा है रेडियो मिर्ची आई यू एक्स और गामा। देखो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, गामा एक्स, अल्ट्रावायलेट, विजुअल और आपकी इन्फ्रारेड और आपकी माइक्रो और आपकी रेडियो। यानी इसका मतलब ये होगा इधर की साइड जाएंगे तो आपकी तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी, और अगर आप इधर से इधर की तरफ आओगे तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी यानी ऊर्जा। तो ऐसे भी कर सकते थे, जैसा भी आपका जानते हैं तो उस हिसाब से कर लेते थे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 134 है, किसी परिभाषित भौगोलिक अवस्थिति में ही विशिष्ट उपस्थिति की पारिस्थितिकी अवस्था को कहते हैं, तो इसे हम एंडेमिक कह रहे हैं। ठीक है, एंडेमिक का मतलब कोई विशेष स्थान पर कोई विशेष स्पीसीज पाई जा रही है तो उसे बोलते हैं एंडेमिक। जैसे कि हम ऑस्ट्रेलिया में कंगारू देखते हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पर्टिकुलर स्थानों पर पाए जा रहे हैं, तो ये एक एंडेमिक हो जाएगा। पेंडेमिक का मतलब होता है जैसे कोरोना हुआ था, पूरे विश्व स्तर पर फैला था ये बीमारी पेंडेमिक, तो ये पेंडेमिक बीमारी कहलाती है। और जबकि किसी पर्टिकुलर स्थान पर कोई चीज़ पहले या वहाँ पे पाई जाए तो फिर उसे बोलेगा एंडेमिक। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 135, इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रसारित रोग नहीं है। तो देखो हैजा है वो विब्रियो कोलेरिस होता है यानी जल के द्वारा। टाइफाइड है साल्मोनी टाइफी जीवाणु के द्वारा होता है, हालांकि टाइप जो हैजा भी है ये भी जीवाणु द्वारा होता है, तो ये भी जल से फैलता है। हेपेटाइटिस भी जल से फैलता है, लेकिन जो ट्यूबरकुलोसिस होती है ना, जैसे टीबी बोलते हैं हम, तो ये टीबी है ना, ये आपकी जल प्रसारित रोगों में नहीं आती है, ये कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये कह रहा है क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो वो मैग्नीशियम और कोबाल्ट होती है विटामिन B12 में। नेक्स्ट है कि इसमें बताइए वन्य जीव रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कार कौन सा दिया जाता है, तो वो आपका अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 138 है, इसमें से बताइए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण जिसे CPCB बोल रहे हैं के अनुसार रिहायशी इलाकों में ध्वनि की ऊपरी सीमा कितनी होनी चाहिए, 55 डेसीबल या 50 से 55 मानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर वही हो जाएगा 55 डेसीबल वाला। नेक्स्ट 139, जैव निम्नीकरण ठोस अपशिष्ट फेंकने के लिए एक रंग का कचरेदान का उपयोग करते हैं, जबकि पुनःचक्रित करने वाले या करने योग्य अपशिष्ट B रंग के कचरेदान में फेंके जाते हैं। तो A और B कचरेदान कैसे होंगे, जब भी आप जैसे जैव निम्नीकरण यानी बायोडिग्रेडेबल है, यानी ये सड़ जाएँ तो इसका रिसाइकिल कर सकते हैं, तो ये हम हरे का उपयोग करेंगे कचरेदान का। तो ये 2 ऑप्शनों में दे रखा है, 2 में और 4 में। बाकी फिर अगर आप इसी को पूरे चक्र करके फिर से ये इसका उपयोग कर सकते हैं, तो उसके लिए फिर हम नीले कचरेदान का उपयोग करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि जो A आएगा वो हरा आएगा, B आएगा वो कचरादान B कह सकते हैं नीला आएगा, ऐसे बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वायुमंडलीय हरितगृह प्रभाव है मुख्यतः किसकी अवशोषण और पुनः उत्सर्जन द्वारा उत्पन्न होता है, तो इनमें चलती हैं आपकी इंफ्रारेड यानी वायुमंडलीय अवरक्त विकिरणों के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखला कहलाती है, उसे कहते हैं फूड वेब। यानी ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कि प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेबल हैं, तो ये फूड चेन बने वो फूड वेब बन जाए। कैसे कि प्लांट्स पे ही आपके जैसे कि गाय डिपेंड है, इसी पर टिड्डा डिपेंड है, इसी पे भैंस डिपेंड है, और इसके अलावा और भी जैसे हिरण वगैरह, यानी एक ही चीज़ पे बहुत सारी डिपेंडेबल है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई टिड्डा ले लिया, टिड्डे को कौन खा सकता है, जैसे मेढ़ खा सकता है, सर्प खा सकता है, कोई अन्य भी कीट खा सकता है, तो इस प्रकार ये फूड वेब बन जाती है, तो इसे बोलते हैं खाद्य जाल या फूड वेब। क्वेश्चन नंबर 142 है, प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों के युग्म का कौन सा इसमें से चयन कीजिएगा। जैसे ही इसमें पहला ऑप्शन है क्रेट क्राई सिंड्रोम, ये आनुवांशिक संबंधी रोग है, मिनी माता ये मरकरी की वजह से होता है। ठीक है, तो ये तो होंगे नहीं। सेकंड है उच्च
रक्तचाप या हाइपरटेंशन बोलते हैं, ये मेरास्मस होता है ना, ये प्रोटीन की कमी से होता है, प्रोटीन और आपके कार्बोहाइड्रेट की कमी से, तो ये भी नहीं होगा। सेकंड है मेरास्मस और क्वासिर, वही है जो मेरास्मस होगा तो वो दोनों चीज़ों से होगा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से, क्वासिर होता है वो प्रोटीन की कमी से, ये भी नहीं होगा। अब हमें पूछा था प्रदूषण द्वारा, ठीक है, तो जो मिनीमाता होता है ना, ये मरकरी की वजह से होता है, और फ्लोरोसिस होता है ये आपके फ्लोरीन की वजह से होता है, तो इसमें हड्डी वगैरह टेढ़ी हो जाती है, ये दोनों ही आपके प्रदूषण के द्वारा उत्पन्न होने वाले हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। इसमें से आपको गलत चूज करना है, जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में स्थित है, जबकि नोकरेक बायोस्फीयर ये मिजोरम में नहीं होगा, तो फिर कहाँ पे ये आपकी मेघालय में हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यही आपका गलत दे रखा था। बाकी सिमलीपाल है ये उड़ीसा में, और जो आपका दिबांग है ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से गलत बताइएगा। आप ऐसे करिएगा, वनीकरण और वन रोपण एक ही प्रक्रिया के प्रयुक्त दो शब्द गलत हैं। वन रोपण उसे कहते हैं जब हम नई प्लांट्स लगाते हैं, यानी आप नई प्लांट्स लगा रहे हैं, वन रोपण है। वनीकरण का मतलब होता है कि आप एक वहाँ पर मान लीजिए 10-15 वर्ष से कोई भी प्लांट्स नहीं है, ये पूरा मर कर पड़ा, तो उसे बोलते हैं वहाँ पर अगर वनीकरण किया जाता है, यानी प्लांट्स लगाए जाते हैं। तो ये दोनों में अंतर होता है, ठीक है। एक बोलते हैं रिफॉरेस्टेशन और दूसरे को बोलते हैं एफॉरेस्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1992 के रियो शिखर सम्मेलन का एजेंडा 21 का क्या संबंधित था, ये जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 है, इसमें से ग्रीन गुड डीड नहीं है, तो हम कहेंगे कचरे को जलाना, बाकी ये मतलब प्रदूषण से संबंधित था, तो इसमें ये 3 तो सही थे, 2 नंबर है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची में से कैसे निकाल दिया गया था, वो आपके बांस को निकाल दिया गया है, बम्बू। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी, तो प्लास्टिक प्रदूषण को पराजित करना। अगर वर्तमान 2024 में पूछे तब क्या होगी, तो ये होगी भूमि पुनरुद्धार, यानी भूमि पुनरुद्धार और मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता, इस प्रकार की थी में 2024 की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यूरिया को लेपित करने के लिए प्रयुक्त हो रही तेल किस बीज यानी पौधे के बीज से उन्हें लेपित किया जाता है, तो वो नीम होती है, तो नीम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि आप बताइए कि इसमें मिलान कीजिएगा, उसी के आधार पर कूट नीचे दिए गए हैं, इनका मिलान कीजिएगा। तो जैसे कि हम जानते हैं उसे मिला लेते हैं, उन्हें क्या देंगे कूट को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। ओजोन दिवस है 16 सितंबर को, और आपका विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। जैव विविधता दिवस है वो आपका 22 मई को। पृथ्वी दिवस है वो 22 अप्रैल को, और जो भी होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है।